ध्यान देंगे बालक। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक टर्म है रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज हमने पढ़ा था। तो पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एम्पलीट्यूड ये सारा बता दिया गया है, याद है? जो नहीं आए होंगे पीछे क्लास वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है, क्योंकि वो अगर समझ पाएंगे तभी ये समझ में आएगा। बताया था कि आज हम लोग लिखने का काम करेंगे, तो आज हमारा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के लिए सेकंड क्लास होगा। तो आज हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग था, हेडिंग हमने दिया था, पढ़िए क्या था? सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक नंबर पॉइंट होगा हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हेडिंग दिया जाए एक नंबर पॉइंट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया बालक। अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो लिखना होगा दैट वोल्टेज विच हैविंग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको डिफाइन करना होगा। दैट वोल्टेज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, which having magnitude and direction changes, which having magnitude and direction changes periodically with respect to time, changes periodically with respect to time, with respect to time is called, changes periodically with respect to time is called alternating voltage, is called alternating voltage। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो देखिए इसके लिए अगर डायग्राम बनाना हो, कुछ इस तरीके से होगा। तो ध्यान देंगे अगर वोल्टेज का बात होगा, अगर वोल्टेज के बारे में हम बात करेंगे तो आपको ये जानते हैं ये मीन पोजीशन होता है, जहां से ये चलना शुरू करेगा ये मीन पोजीशन, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू होता है, नीचे वाला निगेटिव। और इसके लिए ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। क्यों? क्विक सक्सेशन में ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, कभी ऊपर पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है एंड निगेटिव। तो याद रखेंगे पीरियोडिकली क्या है, ये क्विक सक्सेशन में ये अपना कोऑर्डिनेट चेंज करता है, कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, कभी पॉजिटिव है। एक चीज और, ये जो होता है ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स में दो तरह का मोशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, आपका वर्टिकल मोशन भी होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है, दोनों एक साथ मोशन होता है। इस पे क्लियर है? मतलब ये जो है वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, मतलब ये लाइट नेचर का होता है। लाइट में भी पढ़े थे हम लोग, ये दो वाइब्रेशन अपने पास रखता है, वर्टिकल वाइब्रेशन और हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। तो ये आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? तो ऊपर नीचे करते हुए बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ये काफी तेजी से चेंज होता है, ये पीरियोडिकली चेंज होता है क्विक सक्सेशन में, और ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन होगा हमारा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट रहता तो यहां पर I लिख लेते, डायग्राम के साथ उसको लिखेंगे, डायग्राम के साथ लिखना होगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर करंट रहता तो डायग्राम तो यही लेते, हम वोल्टेज हटाकर करंट के बारे में बात करते हैं।
हो गया बालक। चलो, जिनका हो जाए सेकंड में अल्टरनेटिंग करेंट, ये फर्स्ट था हम लोग का। सेकंड में आपका अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करंट लिखेंगे दैट current which having magnitude and direction, that current which having magnitude and direction changes periodically with respect to time, is called alternating current, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट, तो ये बताइए अगर करंट लेना होगा तो इसके लिए ऊपर वाले एक्सिस पर हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले पर निगेटिव, और करंट के लिए यही हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो I का नाम क्या है, बालक? तो इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, और I नॉट का नाम क्या है? तो पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, जिसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। चलिए, इसमें एक टर्म ओमेगा भी दिख रहा है जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, और एक टी है जिसको टाइम पीरियड कहा जाता है। बता चुके हैं, पीछे हो चुका है। कल ऑब्जेक्टिव वाला हम सेशन डाले हैं, इसके पीछे वाले यूनिट का आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें और सारा सेट है, जैसे वो तो हमने 21 क्वेश्चन का लिया था, और सारा सेट है जिसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। अब उसको हमें वीडियो में ही डाल देंगे, क्योंकि 2 बार 3 बार बुलाना बेहतर नहीं है, आपको आने में भी परेशानी है। ठीक है, तो जो भी यूनिट वाइज होगा वो ऑब्जेक्टिव हम डाल देंगे, देख लीजिएगा, और उसको एक्सप्लेन करते हुए ही हम डालेंगे। ये हो गया बालक, डायग्राम बना लिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर में लिखा जाए एम्पलीट्यूड। थर्ड नंबर में होगा एम्पलीट्यूड। तो देखिए, ये समझने के लिए ये आएगा ना एग्जाम में, ऐसा नहीं होता कि एम्पलीट्यूड क्या है डिफाइन करें, नहीं। तो आपको बताया गया था द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे हमारे सामने एक वेव है, तो इस वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट के लिए या वोल्टेज के लिए, जैसे हम करंट ले लिए, ये लास्ट यहां तक आया है, ये लास्ट यहां तक आया है, तो आप बोलेंगे ये करंट मेरा जो है, ये करंट जो है हमारा 5 एम्पियर या 10 एम्पियर है, जितना भी आपको देना है। तो अब हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक का जो हाइट लेना है, ये आई नॉट, इसको मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू कहेंगे, तो ये कितना होगा 10 एम्पियर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो याद रखेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक, और आइदर साइड, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। और आपको ये भी बताया था कि अगर कंटिन्यूअस वेव रहेगा तो सारे इक्वल होता है, और डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो डिफरेंट। ये 10 होगा तो हो सकता है 8 हो, 7 हो, 5 हो, अगर ऐसा रहे तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जिसके लिए सारा एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेव बोलेंगे। तो इसको डिफाइन किया जाए, लिखेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन
the maximum distance from the mean position, the maximum distance from the mean position is called, the maximum distance from the mean position is called amplitude. The maximum distance from the mean position is called amplitude. डायग्राम बना लीजिए और इसका नोटेशन क्या होगा, कैसे डिनोट करेंगे, तो केवल ए से, कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करेंगे। अब यहां कह दिया जाएगा कि ये 10 एम्पियर यहां तक है, इस हाइट तक करंट 10 एम्पियर है, तो कहिएगा मेरा एम्पलीट्यूड 10 है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, फर्स्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, सेकंड करंट था, थर्ड हमारा एम्पलीट्यूड। 4 में आएंगे, 4 में लिखा जाए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नोटेशन क्या होगा, वो कैपिटल टी लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या है वाला, तो इट इज द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना इसको टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो लिखेंगे, इसको डिफाइन किया जाए, लिखेंगे इट इज द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट, it is the time taken by alternating current to complete, it is the time taken by alternating current to complete one cycle, to complete one cycle, to complete one cycle। फुल स्टॉप दे के लिखना होगा। it is also known as periodic time, it is also known as periodic time, it is also known as periodic time, and it is denoted by, नोटेशन नहीं लिखवा है, it is denoted by capital T, and it is denoted by capital T। हो गया वाला। तो देखिए, अगर डायग्राम से समझना हो तो आप यहां समझ सकते हैं कि सर वन वेव कंप्लीट करने में जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड। वन वेव कहां से, तो यहां से यहां तक, ये वन वेव है, कल बात हुआ था इस पर, दैट इज कॉल्ड वन वेव। तो एक साइकिल इसी को कहा जाता है। एक साइकिल में कितना डिग्री, 360। ये 0 है तो ये 90 है, ये आपका 180 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पर 270 है और यहाँ पर 360, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल। रेडियन में 2 पाई रेडियन भी इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत वाला, तो याद रखेंगे इस वन साइकिल में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ये होता है। चलिए, तो जब टोटल टाइम टी है तो आधा कितना होगा जी, टी हाफ, ठीक है। जब टोटल यहां से यहां तक टी है तो हाफ लेंगे तो हाफ हो जाएगा टाइम आपका। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब सवाल ये है कि सर इसका फॉर्मूला वगैरह, तो बिल्कुल निकालते हैं, फॉर्मूला वगैरह देख लिया जाए। ये होगा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। और 2 पाई क्यों लिया गया है, क्योंकि वन साइकिल में 2 पाई रेडियन होता है वाला, क्लियर है। तो ये हो गया। अगर यहाँ समझना होगा कि सर ये ओमेगा क्या है, तो यहाँ इसके बारे में भी लिख लेंगे, where omega equal to angular frequency, और इसका वैल्यू भी होता है वाला कि इसका वैल्यू होता है 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी या 2 पाई अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आगे पढ़ना है इसको भी, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक टर्म है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड 2 पाई इंटू न्यू या 2 पाई अपॉन टी।
ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है किसका, क्या जी, फ्रीक्वेंसी है वाला। ये अगला पॉइंट में यही पढ़ाने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू से, एन से, एफ से, जिससे लिखना है लिखिए, तीनों इसका नोटेशन है। ये फ्रीक्वेंसी है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर में बालक ना, चलिए ये 4 था, 5 नंबर में, 5 नंबर में लिखा जाए फ्रीक्वेंसी। 5 नंबर में फ्रीक्वेंसी इसको हटा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, इसका नोटेशन हम न्यू लेने वाले हैं, लेकिन आगे चल के तीनों हम लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो ये सर यहाँ वेव है, तो याद रखेंगे आपका अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और नहीं समझ में आया तो कल हमने बताया था कि 1 सेकंड में जितना वेव जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितना वेव जनरेट होगा वही आपका साइकिल भी होगा, तो बोथ आर सेम। तो लिखते हैं, इसको लिखेंगे, डिफाइन किया जाए, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय the number of cycle completed by alternating voltage, the number of cycle completed by alternating voltage or alternating current completed by alternating voltage or alternating current in 1 second in 1 second is called frequency. In 1 second is called frequency. It is denoted by nu, n और f। चलिए, तो 3 सिंबल है, आप न्यू यूज कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, एन भी यूज कर सकते हैं और एफ भी यूज कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, एन और एफ। 10th में तो आप एन ही एफ लिखते हो, यहाँ पर एक सिंबल हम यूज करेंगे न्यू। हो गया बालक। अब इसके लिए अगर फॉर्मूला देखना हो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो देखा जाए बालक, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो और फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए, आप अभी पढ़े t इक्वल टू कितना था, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख लिया। ये हो जाएगा आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई। हो गया बालक। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है या सीपीएस भी बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है। जनरली हम लोग हर्ट्ज से ही इसका मेजरमेंट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा सीपीएस भी होता है, इसको साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है। हो गया बालक। चलिए, तो आपने बोला कि सर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और आप कल बताए थे कि 1 सेकंड में जितना वेव प्रोड्यूस करेगा वही फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें अलग क्या है, थोड़ा सा देखिए। हमको ये बताइए, आपको कल बताया गया था कि 1 सेकंड में जितना ये वेव प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर अभी आपके सामने कितना वेव है, 1, 2 एंड 3, तो आप बोलिएगा फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। और आपने क्या लिखा है कि कोई वेव द नंबर ऑफ क्या लिखे हैं, रिवोल्यूशन
द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इन 1 सेकंड। तो ये बताइए कि यहां से मान लेते हैं कि एक ही करंट होगा जो भी होगा, तो ये एक साइकिल हुआ, ये दूसरा साइकिल और ये तीसरा साइकिल। ये कितना साइकिल कंप्लीट किया है, कितना बार रिवॉल्व किया है, 3। तो आप बोलेंगे कि सर 3 मतलब आप दोनों कर सकते हैं, यहाँ पर 3 वेव जनरेट हुआ है या ये 3 साइकिल कंप्लीट किया है, तो दोनों एक ही है। ये हम लोग प्रोडक्शन वाला बात कब करते हैं, जब सामने वाले को नहीं समझ में आए कि ये होता क्या है, तब आप बता सकते हैं कि अगर ये 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, शायद हमने लिखवाया था या बताया था आपको कि डोमेस्टिक सप्लाई के लिए इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेव होगा 1 सेकंड में 50 राउंड घूम जाएगा, मतलब 50 साइकिल कंप्लीट कर जाएगा कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर नहीं समझ में आए तो आप कह सकते हैं सर इसका मतलब क्या होगा कि इस बल्ब से जो वेव निकलेगा वो 1 सेकंड में कितना वेव जनरेट करेगा, 50। समझ में आ रहा है, जैसे ये 1 हुआ तो 2 3 4 5 6 करते करते कहां तक, 50 तक। क्लियर है बालक। तो याद रखेंगे कि 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा आपका अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका 2 यूनिट यूज कर सकते हैं, या तो आप हर्ट्ज लिख सकते हैं या तो सीपीए साइकिल पर सेकंड। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी आपको बताया गया, या तो आप 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख दीजिए या तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर है बालक। नोट लिख लिया जाए, लिखेंगे, लिखा जाए फ्रीक्वेंसी फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, frequency for domestic supply in India, frequency for domestic supply in India is 50 hertz, in India is 50 hertz। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन। एक और है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 314 रेडियन पर सेकंड होता है, अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो दोनों पूछा गया, अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो कितना हर्ट्ज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो 314 रेडियन पर सेकेंड। याद रखिएगा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए है बालक, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बताएंगे इसके बारे में, वहां भी नोट लिखवा दिया जाएगा। कितना पॉइंट हुआ बालक, 5। 6 नंबर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी ये आया था ओमेगा से हम लोग लिखे थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म में मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिखा जाए इफ फ्रीक्वेंसी measured in term of angle, if frequency measured in term of angle, then it is called angular frequency, it is called angular frequency, it is denoted by omega, हो गया बात। कैसे डिनोट करना है, ओमेगा से। तो देखिए अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना हो ओमेगा, तो लिखेंगे कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाए, और एक और होता है 2 पाई अपॉन टी होता है टाइम पीरियड। क्यों, फ्रीक्वेंसी को हटाइए, अभी तो पढ़े थे फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी, तो ये हटेगा, इसके जगह पे 1 अपॉन टी जब प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। चलिए अब इसको लिख लीजिए। तो और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को हटाए हैं, किससे हटाए हैं, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हटाया गया 1 अपॉन टाइम पीरियड।
हो गया बालक, नोट करके लिखा जाए। लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया, for domestic supply in India is 314 radian per second, 314 रेडियन पर सेकेंड। तो कितना होगा वाला, 314 रेडियन पर सेकेंड होगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। अब किसी को अगर फाइंड आउट करना होगा सर कैसे, तो देख लिए निकाल सकते हैं। तो कितना आप लिखे थे, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपने लिखा था, तो ये बताइए 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना ले लिया जाए, तो आप बोलेंगे सर 3.14 ले लिया जाए, और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसका डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटाएगा नीचे 100 आएगा, ये 50 आएगा, 50 टू 100, 2 कैंसिल, कितना बच गया, तो ओमेगा इक्वल टू 314, और ये रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। तो क्या बात, चलिए नेक्स्ट, कितना पॉइंट था बालक, 6 था, तो 7 में आगे बढ़ा जाए। फेज, ये हो गया, इसको लिख लिए। तो आगे पूछा जाएगा तो कैसे बताइएगा, अब पूछ दे कैसे 314 निकालिए, नहीं लिखेगा तो तुमको याद रहेगा वाला, जो लिखा हो तो याद है, नहीं लिखेगा वो कहां से याद होगा। चलिए नेक्स्ट होगा हम लोग का फेज। 6 नंबर में बालक, 7 में हम लोग है फेज लेंगे। तो आपको कल बताया गया था फेज मींस एंगल। तो फेज क्या होता है, तो साइन होता है, जो आप I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं, तो उसमें जो साइन होता है उसका मैग्नीट्यूड जो हम लोग लेते हैं एंगल के टर्म में वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फेज। फेज इज अ टाइप ऑफ एंगल। अगर कहा जाए कि सर ये फेज क्या है, तो एंगल है, तो लिखेंगे, इसको डिफाइन करना होगा। लिखेंगे इन इक्वेशन v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, and I equal to I naught sin omega t, the argument of sine function, the argument of sine function ब्रैकेट में ओमेगा टी, साइन फंक्शन ब्रैकेट में ओमेगा टी इज कॉल्ड, ब्रैकेट में ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर लिखेगा, इज कॉल्ड phase of an alternating current, or alternating voltage, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, it is denoted by in the term of time period or angle denoted by time period or angle
तो देखिए इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो आपने लिखा है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को ही हम लोग थीटा लेके बना रहे हैं, याद है? ठीक है, हम लोग जहां पे लिखे हैं साइन ओमेगा टी, वही क्या लिखते थे, साइन थीटा। तो ये याद रखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होने वाला क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो है साइन फंक्शन जो आपने लिखा है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो टाइम के ही रिस्पेक्ट में होगा। तो थीटा को आप ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं और ओमेगा टी को थीटा से। क्लियर है बालक? अब सवाल ये है कि सर फेज पढ़ लिए, फेज का कहाँ यूज है, तो डिफरेंस बताने में, फेज डिफरेंस बताने में। ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट है फेज डिफरेंस। तो अब कहिएगा ये फेज डिफरेंस क्या होता है, तो समझ लीजिए फेज डिफरेंस क्या होता है। तो जब फेज मतलब एंगल होगा, तो फेज डिफरेंस मतलब क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एंगल। क्लियर है बालक? तो फेज डिफरेंस को कैसे लिखना होगा, फाई से। और सर इसका यूज बता दीजिए। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री, ध्यान देंगे, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका वैल्यू में हम लोग प्लस 90 करके लिखेंगे। जैसे एक डायग्राम लेते हैं, यहां पर हमने बोला ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो बताइए इनके बीच एंगल का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है बालक। ठीक है, लीडिंग कौन है, करंट है, लैगिंग कौन है, तो वोल्टेज। लीड मतलब जो ज्यादा होता है, ठीक है, और लैगिंग जो पीछे रहता है। तो अगर इसके लिए इक्वेशन हमको बनाना हो, तो हम बनाएंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, डायग्राम का नाम फेजर डायग्राम है, अभी केवल समझा रहे हैं कि इसमें फेज डिफरेंस क्या है। तो अब बताइए, और वोल्टेज के लिए होगा V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है बालक? बिल्कुल दिख रहा है सर। वोल्टेज में आप केवल ओमेगा टी लिए हैं, जबकि इसमें फाई आप ऐड कर दिए हैं। अगर हम फाई बोल दिए कि 90 डिग्री, तो इसका मतलब कि करंट जो है वोल्टेज से कितना ज्यादा, 90। तो अगर हम बोल दिए कि मेरे पास आपसे 100 रुपया ज्यादा है, तो यहाँ दो दो सेंटेंस है। इसी में एक छुपा हुआ ये भी है कि आपके पास हमसे 100 रुपया कम है। हो गया ना जी? अगर बोल दिए कि मेरे पास ज्यादा है, तो इसका एक और सेंटेंस फॉर्म होता है, जो कि कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाइएगा कि बोल दिए कि मेरे पास ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, कम है। क्लियर है? तो अगर हम कह दिए कि 90 डिग्री ज्यादा है, इसका दूसरा सेंटेंस क्या होगा, वोल्टेज 90 डिग्री क्या है, कम है वाला। क्लियर है? तो बार बार अलग अलग सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि करंट 90 डिग्री से लीड किया है, तो दिमाग में सेट होना चाहिए कि वो ज्यादा है। अब 90 नहीं लिख के यहाँ पर केवल फाई लिख देंगे, तो फाई इज फेज डिफरेंस। अभी कुछ भी हो सकता है, तो समझाने के लिए हम 90 ले लिए। अब तो आगे पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा कि 90 होता है कि 180 होता है, क्या होता है। तो याद रखेंगे, वेयर फाई इज अ एंगल विच इज नोन एज फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किसका निकाले हैं आप, करंट और वोल्टेज का। तो ये हो गया कितना, 0.7 ना। 8 नंबर में लेते हैं फेज डिफरेंस। 8 नंबर में लेंगे फेज डिफरेंस। लिखेंगे इट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल, इट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन, it is the difference of angle between alternating current, between alternating current or alternating voltage, alternating current or alternating voltage. It is denoted by, it is denoted by phi, it is denoted by phi। इसको कैसे डिनोट करना होगा वाला, फाई से डिनोट करना होगा। हो गया? चलिए, तो एक नोट लिखा जाए इसके लिए, नोट करके लिखेंगे कि इफ एन अल्टरनेटिंग करंट, if an alternating current, if an alternating current lagging behind
lagging behind the alternating voltage, lagging behind the alternating voltage, the alternating voltage by phase difference of, by alternating voltage, the phase difference of, the phase difference of phi, the phase difference of phi, then we can write, then we can write, हो गया, then we can write। तो अब बताइए यहां पर कौन लैग किया है, कौन लैग किया है जी, और कौन लीड किया है? तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर करंट लीड किया है, तो अगर करंट के लिए बात करेंगे ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको ये बताइए वोल्टेज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तब वोल्टेज डिक्रीज करने का मतलब करंट इंक्रीज है, तो इसको अगर ओमेगा टी लिखकर छोड़ दिया जाए, और आपने बोला कि सर वोल्टेज लैग किया है, कितना से लैग किया है, तो फाई से, तो क्या इसको ओमेगा टी माइनस फाई लिख सकते हैं? तो याद रखेंगे लैग कर दिया मतलब पीछे, ठीक है, लीड कर दिया मतलब आगे, लिख लीजिए। अब यहां पर आप फाइव जो है किसके लिए यूज किए हैं, तो लैगिंग के लिए। पढ़िए तो क्या लिखे हम लोग, बस गड़बड़ हो गया, उल्टा बना दिया क्वेश्चन। करंट लैग किया है ना जी, अब पूछे हैं तो कह रहे हैं वोल्टेज लैग किया है। क्या कर रहा है कि इफ एन अल्टरनेटिंग करंट लैगिंग बिहाइंड करंट में कम हुआ है जी, नहीं समझ में आ रहा है सेंटेंस पढ़ने पर, करंट कम हुआ है, अभी पूछे हैं तो कह रहा है वोल्टेज कम हुआ है। लैगिंग बिहाइंड मतलब करंट कम हुआ है किससे, वोल्टेज से, तो उल्टा बना लिए। हमको लगा है कि पूछे हैं कुछ गड़बड़ बताए, तो ये नहीं होगा, ये कब होगा तो इसका भी बता देंगे, पहले ही लिख लीजिए। तो आपने बोला कि सर लैगिंग बिहाइंड करंट है, करंट कम हुआ है, तो पहले वोल्टेज लिख लिया जाए, बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया। और करंट लैग किया है तो करंट में क्या करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, हो गया है, क्या लिखिएगा। और ऊपर वाला मन करेगा ना सर ऊपर वाला लिखेंगे, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चेंज करना होगा, क्या, यहाँ पे प्लस करना होगा, फिर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ प्लस कर दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। क्यों, देखिए ज्यादा है, तो ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन बेहतर अभी नीचे वाला लिखिए, ठीक है। यहाँ पर करंट जो है वाला लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज है, तो हम लोग वोल्टेज को अपने आप में हम ओमेगा टर्म के लिए लेकर चलेंगे, क्योंकि ओमेगा टी है, इसको थीटा से भी लिखा जाता है, तो ये कितना होगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अगर ऊपर वाला लिखना होगा तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि करंट अगर कम होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको लिखना नहीं है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी आपका सही है। आप क्या किए हैं, वोल्टेज को ज्यादा कर दिए, हो गया वाला। तो ये कितना पॉइंट था, 8 नंबर में। तो एक और बच जाएगा आपका फेजर डायग्राम, या फेज डायग्राम भी कहा जाता है, तो भी लिख लिया जाए, लिखेंगे 9 नंबर पॉइंट में। फेजर, केवल फेजर भी कह सकते हैं और फेजर डायग्राम दोनों कहा जा सकता है। लिख लीजिए, पहले डिफाइन करेंगे। हो गया वाला। तो यहां है फेजर्स और फेज डायग्राम। तो ये होता क्या है वाला, तो एक तरह का रोटेटिंग वेक्टर होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज
या अल्टरनेटिंग करेंट का लैगिंग बिहेवियर या लीडिंग बिहेवियर को इंडिकेट करता है। तो लिखेंगे अ रोटेटिंग, डिफाइन किया जाए, लिखेंगे अ रोटेटिंग वेक्टर, a rotating vector which represent a physical quantity, which represent a physical quantity that vary alternately in the form of angle, that vary alternately in the form of angle, that is called phasors, or phase diagram, हो गया। एक और डिफिनीशन है, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, लिखेंगे द डायग्राम which represent alternating voltage, and alternating current, in term of rotating vector, is called phasor or phase diagram. In term of rotating vector is called phasor or phase diagram। हो गया बालक। चलिए तो देखा जाए फेजर और फेज डायग्राम क्या है। तो अभी आपको बताए हैं हम इसके बारे में। देखिए यहां पर एक पर वोल्टेज, एक पर आप करंट ले लेंगे और इनके बीच का एंगल फाई ले लेंगे, इसको फेज डिफरेंस कहा जाता है। अभी आपको बताएं तो फेजर डायग्राम क्या है, आपने बोला सर रोटेटिंग वेक्टर। क्यों रोटेटिंग वेक्टर कहा गया समझिए कि इनके बीच का एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब 360 डिग्री में क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये रोटेटिंग है, मतलब 360 से रोटेट कर सकता है। क्लियर है बालक? इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रोटेटिंग वेक्टर कहा गया है। ठीक है, इसको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये बताइए कि अगर डायग्राम में एक वोल्टेज ले ले, एक करंट ले ले, ये V है और ये I है और यहाँ फाई है, तो यही जो डायग्राम है फेजर डायग्राम कहलाता है, जो सामने बना हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आपने बोला कि सर करंट ऊपर है और वोल्टेज नीचे, तो इसको लिखने का तरीका होगा I = I0 sin ω t + फाई। और वोल्टेज के लिए कैसे लिखेंगे, तब V0 sin ω t। हो गया बालक? तो यहां पर आप कह सकते हैं सर करंट जो है ये लीड किया है, ठीक है, और यहां पर वोल्टेज क्या किया है, लैग किया है। लैग मतलब कम होना। अब ये बताइए कि अगर हम इस तरीके से बना दें तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, बताइए इक्वेशन कैसे बनाइएगा। ये तो रोटेटिंग वेक्टर अभी तो घुमा के आपको दिखाए हैं, किसी भी एंगल पर हो सकता है। तो बताइए कैसे बनाइए। पहले ये छोड़ दीजिए, हमको बताइए लीड कौन किया है, डायग्राम में लीडिंग कौन है, करंट है। अच्छा ये बताइए कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस द कन्वेंशन इज टेकन एज नेगेटिव। मालूम है ना बालक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कन्वेंशन नेगेटिव, ये माइनस है बालक, याद रख। हम नहीं लिखेंगे तो नहीं मालूम चलेगा। एंगल का मेजरमेंट ध्यान देंगे, ये माइनस दिया हुआ है, माइनस क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो ये बताइए कि वोल्टेज यहाँ है और करंट यहाँ है, तो जो नीचे रहता है वो ज्यादा होता है कि नीचे वाला कम होता है जी।
मैथ्स पढ़े हैं तो मालूम है ना, निगेटिव एक्सिस होता है, ये जाता है तब ना बढ़ेगा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग होता है, तो इसका मतलब सर करंट कम है और वोल्टेज ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर लीडिंग जो है वोल्टेज है और लैगिंग कौन है, करंट है। यहाँ कौन लीड कर रहा है, ज्यादा कौन है, वोल्टेज है, और लैग कौन करेगा, करंट। तो अगर इसका कहा जाएगा कि इक्वेशन बनाइए, तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इसका बनाएंगे कि सर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का कैसे बनेगा, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अभी पीछे यही ना आया था जी, अभी पीछे जो आप लिखे थे कहाँ गया, ये वाला यही तो है, देखिए यहाँ पर माइनस फाइव लिखा आपने। तो इसका अगर फेजर डायग्राम लिख के कहा जाए कि इसका फेजर डायग्राम बनाइए, तो यही इसका फेजर डायग्राम है। क्लियर बालक। तो इसमें क्या है, करंट कितना है, कम है, तो फाइव एंगल कम है। चलिए तो ये बना लीजिए, कोई बना लीजिए, दोनों में से कोई बना सकते हैं। चलिए अब एक इक्वेशन हम लिखेंगे और फेजर आपसे पूछेंगे, फेजर बताइए, लिख लीजिए। तो फेजर डायग्राम आता है आपके एग्जाम में, आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, लिखने के लिए भी आ सकता है। हो गया बालक, बना लिए। चलिए जिनका बन गया थोड़ा सा एक और बना के बताइए तो। फेजर बना के बताइए तो, फेजर डायग्राम कैसा बना रहा है। बनाओ जी, बन गया, दिखाइए। गलत और चल, नाम नहीं लिखा है तुम, कौन उसमें वोल्टेज है कौन करेंट, ना पहले लिख लीजिए तभी दिखाइए, हम तब मालूम चलेगा आप क्या लिख रहे हैं। अब दिखाओ, ना लिया, अब सही है आपका, बन गया जी। बाकी लोग से देखिए, प्लस रहता तो आप ऊपर बना सकते थे कि सर ये भी है, EI है, और यहाँ पर फाइव जो है 90 है, प्लस रहता तब होता, हम तो प्लस दिए नहीं है, तो इसी को नीचे कर देना है, समझ में रहा है, इसी को फ्लिप कर देना है नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा, और जानते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना होता है, माइनस में, नीचे है तो निगेटिव, ये है तो 90, अब माइनस क्यों लिख दिए, कोऑर्डिनेट बताने के लिए कि नीचे है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके लिए अगर फेजर डायग्राम बनाइएगा किसके साथ, तो यहाँ माइनस लेके अगर बनाते हैं, तो अगर माइनस लेके बनाइएगा माइनस 90 डिग्री, तो इसका फेजर डायग्राम ये होगा, और ये वैल्यू कितना 90। तो अब बताइए ऊपर कौन है, करंट लीड करेगा, वोल्टेज कहाँ है, नीचे लैग करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इन दैट फेजर डायग्राम अल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग इन नेचर एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लैगिंग इन नेचर। यहाँ पर लीड कौन करेगा, करंट, लैग कौन करेगा, वोल्टेज। बस यही रोक दीजिएगा, सबका बना है उस तरीके का, झूठ मत बोलना। बंद कर दो जिसको।